हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। तो अपन उसके अंदर कुछ पढ़ेंगे, कुछ खास बातें। मैं वही बात लिखाऊंगा जो एग्जाम में एज इट इज आपको लिख के आना है। समझ पा रहे हो? बिल्कुल भी एक भी वर्ड फालतू नहीं होगा, कोई हिस्ट्री नहीं होगी। जो लाइन टू लाइन लिखाई जाएगी उसको एज इट इज आपको एग्जाम के अंदर, जो आपकी एग्जाम शीट होगी, आंसर शीट होगी, उसके अंदर लिख के आना है प्रॉपर, वैसा लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड हिज स्टूडेंट्स इन 1911 यानी 1911 में वर हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स बम्बर्ड ऑन थिन गोल्ड फॉइल। मतलब कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड खुद और उसके स्टूडेंट का मतलब उनके शिष्य, उन्होंने सन 1911 में सोने की बहुत पतली झिल्ली, जिसकी मोटाई भी ध्यान रखना, थिकनेस, मोटाई कितनी थी, 10 की पावर 10 की पावर -7 मीटर या फिर 100 न्यूटन मीटर या एनएम, यानी कि 100 न्यूटन मीटर के बराबर थी, ठीक है। बम्बर्ड ऑन थिन गोल्ड फॉइल, एक सोने की पतली झिल्ली थी, ठीक है। सोने की बहुत पतली झिल्ली थी, उस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की, यानी कि हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों, ये लिखना मत भूलना है ना, अल्फा कणों की बमबारी करवाई। बमबारी का मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स या बहुत सारे अपनी कह सकते हैं कि अल्फा कण उनके ऊपर उनकी बौछार करवाई। समझ पा रहे हो? ओके, तो हुआ क्या, फिर देखो नेक्स्ट, ए जिंक सल्फाइड कोटेड, कोटेड है COATED, कोटेड सर्कुलर प्लेट वाज केप्ट अराउंड फॉइल। समझ पा रहे हो? सो दैट आफ्टर बम्बारमेंट पार्टिकल्स स्ट्राइक ऑन स्क्रीन एंड प्रोड्यूस फ्लैश। उन्होंने क्या करा कि एक झिल्ली के चारों तरफ जिंक सल्फाइड से लेप किया हुआ, जिंक सल्फाइड चारों ओर से लेप की हुई, मतलब लिक्विड बना के उसके चारों ओर से ऐसे लेप कर देते हैं ना, लेप कर देते हैं। लेप क्यों किया कि लेप इसलिए किया, लेप करके एक वर्ताकार पर्दा, यानी सर्कुलर शेप में एक पर्दा बनाया, ठीक है, मतलब गोल सर्कुलर शेप का पर्दा बनाया, ठीक है। इस प्रकार रखा जिससे कि बमबारी के बाद जो अपन जैसे भाई बमबारी करवाएंगे यहाँ पर, ये ऐसा मान लो कि ये ऐसे ये पर्दा रखा है, ये देखिए ये पर्दा है, चारों ओर जो मैंने डॉट डॉट करके बनाया है ना, ये पर्दा है, और ये आपकी आ रही है बमबारी करवाई जा रही है अल्फा पार्टिकल्स की, अल्फा कणों की। यहाँ पार्टिकल्स का मतलब हिंदी वाले लिख देंगे कण, अल्फा कण, ठीक है, अल्फा कणों की बमबारी करवाई गई यहाँ पर। तो ये करवा तो दी अपन ने बमबारी, लेकिन अपन को कैसे पता चलेगा कि ये जो अपन अल्फा पार्टिकल्स भेज रहे हैं वो कितने सीधे जा रहे हैं, कितने लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं। इसलिए हमने एक इसके ऊपर जिंक सल्फाइड के लेप किया हुआ या फिर जिंक सल्फाइड में भिगोया हुआ एक कोटेड ये किया हुआ ये एक पर्दा बनाया अपन ने, ताकि हमें वो फ्लैश मारे, जैसे अपन वो अल्फा पार्टिकल्स भेजेंगे उस पर वो हमें दिख जाएगा, ताकि इस पर्दे पर टकरा कर फ्लैश उत्पन्न करे। और फ्लैश का मतलब चमकना, चमकेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस प्रकार अल्फा कण की दिशा ज्ञात हो जाती है। ये पता चल जाएगा कि जो हम अल्फा कण भेज रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब कि इन दिस वे डायरेक्शंस ऑफ प्लेस पार्टिकल्स वे डिटरमाइंड, यानी कि हमें पता चल जाएगा इस पर्दे से कि वो हमने अल्फा कण जो भेजे हैं वो किस डायरेक्शन में, किस दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एज इट इज ऐसा कैसा उतारना है, उसके बाद में ये डायग्राम भी आपको बनाना है। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, अभी और कंटिन्यू आपको लिखते रहना है, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे रदरफोर्ड ने अपना ये जो प्रैक्टिकल किया तो उसको कुछ रिजल्ट मिले, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल करेंगे रिजल्ट तो मिलेंगे। तो उनके इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण इस प्रकार थे, यानी कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वर, क्या क्या हुआ, जैसा मैंने आपको डायग्राम बनाया था वैसा वैसा हुआ। क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण सोने की झिल्ली से बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए, जैसा आपने डायग्राम देखा था कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स मूव्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना विक्षेपित, बिना डिफ्लेक्शन हुए बिल्कुल सीधे स्ट्रेट निकल गए। देखा था डायग्राम, अभी आपने यहाँ डायग्राम जो बनाया था, ठीक है, डायग्राम वही काम आएगा। सेकंड, हाँ, बहुत कम अल्फा कण थे जो कुछ अंश कोण से विक्षेपित हो गए, कुछ अंश पर, यानी कहने का मतलब है कि ए वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल, यानी कि बहुत कम एंगल, यानी कहने का मतलब है कि मामूली से रिफ्लेक्टेड हुए, सीधे भी नहीं गए और मामूली से रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है, कुछ अंश कोण से विक्षेपित हुए। और जो तीसरा रिजल्ट था वो तो अविश्वसनीय रिजल्ट था। इस खुद रदरफोर्ड को इसका एक तरीके से विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या,
इसीलिए उसने अपने शब्दों में कुछ बात भी कही थी, वो मैं भी बता दूंगा आपको। देखो थर्ड पहले पॉइंट पढ़ो कि उसने कम से कम 20,000 अल्फा कणों में से 20,000 अल्फा कण की बौछार कराई थी, ठीक है, बमबारी करवाई थी। उनमें से एक अल्फा कण का विक्षेपण 180 डिग्री के कोण से हुआ। इसका कहने का मतलब है कि जैसे ये आपने वो पर्दा बनाया था, बिल्कुल सीधा जैसा गया था वैसा ही आया। मैंने आपको उस डायग्राम में यहाँ पर ऐसा बना के दिखाया होगा, आपको अगर पता हो तो। कहने का मतलब है कि आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल्स 1 पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री एंगल, जो बिल्कुल जैसा गया उसी चीज में वापस टकरा के वापस आ गया। इस चीज का खुद रदरफोर्ड को ट्रस्ट हुआ ही नहीं, इसलिए उसने अपने शब्दों में एक बात कही। हालांकि ये नोट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको कहा था मैं लाइन टू लाइन हर चीज़ लिखवाऊंगा, नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। क्या कहा उसने अपने ऑन वर्ड्स में, अपने शब्दों में, स्वयं रदरफोर्ड के शब्दों में रदरफोर्ड ने यह कहा कि ये परिणाम उतना अविश्वसनीय था। कौन सा? सिर्फ तीसरा पॉइंट की बात कर रहा हो। उतना अविश्वसनीय था कि जैसे अगर आप एक 14 इंच तोप के गोले को, 14 इंच आपको पता है ना, 14 इंच का गोला होता है, तो वो भी तोप का गोला, सुन रहे हो ना? हाँ, 14 इंच तोप के गोले को टिश्यू पेपर जानते हो, जैसे हाथ पहुँच रहे हैं अपन, वो नॉर्मल बिल्कुल पतला सा कमजोर टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारे, किसको? 14 इंच के तोप के गोले को, तो वो लौट कर वापस अपने ही चोट मारे। क्या ये पॉसिबल लग रहा है कि आपको? आपको नहीं लग रहा, उतना ही इसको भी नहीं लगा था, लेकिन ऐसा हुआ था। तो टिश्यू पेपर का भी ध्यान रखना। कहने का मतलब है रदरफोर्ड हिमसेल्फ स्टेटेड दैट, उसने क्या कहा कि इफ वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर्ड ए 14 इंच शेल एट ए पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम बैक एंड हिट यू। समझ पा रहे हो कि एक 14 इंच के गोले को टिश्यू पेपर पर मारे तो वो टकरा के वापस अपने ही चोट पहुंचा दे। तो ये काफ़ी उसने अविश्वसनीय बात लगी, ये वाला पॉइंट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुनो मेरी बात, अब आप सोच रहे होंगे कि अभी कंटिन्यू लिख रहे हैं अपन, अभी रदरफोर्ड का प्रैक्टिकल चल रहा है। एग्जाम के अंदर सिर्फ 2 मार्क्स में क्वेश्चन, यहाँ पर अकेला 2 मार्क्स में आ सकता है। क्या? कि सिर्फ ऑब्जर्वेशन पूछ लेगा वो रदरफोर्ड के। समझ पा रहे हो? राइट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो आपको ये 3 पॉइंट लिखना है, यानी कि रदरफोर्ड के प्रेक्षण लिखिए, रदरफोर्ड के प्रयोग के, तो सिर्फ आपको 3 पॉइंट एग्जाम के अंदर लिख के आना है, और आपको उसके अंदर जो डायग्राम भी बना के आना है, इसमें जो नीचे लिखा था, ठीक है? उसके आगे और इसके अभी जो और लिखाऊंगा वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर ओनली फॉर ऑब्जर्वेशन पूछे तो। लेकिन पूरा डिटेल में पूछता है 4 मार्क्स में, तो फिर मैं जितना आज कराऊंगा आपको रदरफोर्ड, वो आपको पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है? तो अभी तक अपन ने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने अपना जो प्रैक्टिकल किया, उसने क्या क्या लिया, उसके बाद में जब उसने जो जो चीज़ें ली उससे क्या क्या हुआ, वो अपन ने पढ़ लिया कि 20,000 में से एक वापस आ गई, कुछ मामूली डिग्री पे विक्षेपित हुई या फिर डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ सीधी निकल गई। लेकिन अब उसका निष्कर्ष क्या है, रिजल्ट क्या है उसने जो रदरफोर्ड ने ये प्रैक्टिकल या मॉडल अपना प्रस्तुत किया, उसने हमें क्या सिखाया। एग्जाम के अंदर अलग से पूछा जाएगा कि उसका निष्कर्ष लिखो। समझ पा रहे हो? तो 2 मार्क्स के अंदर ये आपको 3 पॉइंट उसके अंदर भी लिख के आना है। अब बहुत अच्छे समझना, देखो मेरी बात सुनते रहोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा ये पता नहीं चलेगा। फिर रदरफोर्ड का पूरा मॉडल कभी ऑलमोस्ट एक साथ नहीं पूछा गया क्योंकि बहुत बड़ा है, लेकिन इसके निष्कर्ष पूछ लिए, यानी कि इसके रिजल्ट पूछ लिए। स्टार्टिंग में जो अपन लिया था वो पूछ लिए, या फिर अब आगे पढ़ेंगे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या थे, रदरफोर्ड की कुछ कमियां क्या रह गई, वो पूछ लिए। इसलिए ध्यान रखना, जैसे जैसे मैं कहता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप समझना, साथ के साथ नोट्स बना लेना। पहली बात, रिजल्ट क्या निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला और आवेशहीन होता है, इसलिए अल्फा कण सीधे ही निकल जाते हैं। ये बात किसने सिखाई? ये बात रदरफोर्ड के इस मॉडल ने हमें सिखाई। अच्छा, एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन 3 पॉइंट से आ सकता है कि अधिकांश अल्फा कण सीधे क्यों निकल गए, मतलब अल्फा जो पार्टिकल थे वो स्ट्रेट क्यों निकल गए। रीजन क्या है? रीजन है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, उस पर कोई चार्ज यानी कि आवेश नहीं होता, इसलिए अधिकांश कण सीधे निकल गए। पहला पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी एंड चार्ज लेस, सो मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्शन, बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लस यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन आना भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं, अपन देखा था कुछ मामूली एंगल पर विक्षेपित हुए, डिफ्लेक्ट हुए थे, इसलिए ये बात पक्की है, इसलिए निश्चित है, यानी कि पक्की बात है कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है। मतलब कि सम अल्फा पार्टिकल्स गेट डिफ्लेक्टेड, सो इट इज कंफर्म दैट स्ट्रॉन्ग
रिपल्सिव फोर्स एक्ट ऑन देम, यानी कि उन पर प्रबल प्रतिकर्षण का मतलब स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स, प्रबल प्रतिकर्षण बल लगा होता है, अतः समस्त धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह, एक फिक्स सेंटर पर केंद्रित होना चाहिए। कौन? धनावेश परमाणु के अंदर एक जगह पर केंद्रित होना चाहिए, ये बात हमें पता चली। सो एंटायर पॉजिटिव चार्ज शुड बी कंसंट्रेट एट ए प्लेस इन द एटम, यानी कि एटम के केंद्र में, समझ पा रहे हो, सेंटर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट लास्ट और है कि परमाणु में धनावेश का आयतन उसके कुल आयतन की तुलना में बहुत कम होता है, ये हमें पता चला। इस धनावेशित आयतन को नाभिक कहा, किसने? रदरफोर्ड ने। बात वापस समझो कि एन एटम वॉल्यूम ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम, दिस पॉजिटिवली चार्ज वॉल्यूम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो, यानी कि जो परमाणु का धनावेश का जो आयतन होता है, उसका जो कुल वॉल्यूम होता है, कुल आयतन होता है, उसकी तुलना में बहुत कम है, ठीक है। इसलिए और जो ये धनावेशित आयतन है, इसको उसने क्या कहा? नाभिक, यानी कि न्यूक्लियस का। अब यहाँ से दो बातें पूछी जाएगी आपसे अलग से, एक तो ये और ये की, हालांकि है तो तीसरे पॉइंट में, लेकिन आपको ये दो बातें यहाँ से जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये बातें अलग से लर्न करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से 1 मार्क्स में आएगा। क्या आएगा कि परमाणु का व्यास कितना होता है? तो परमाणु का व्यास लगभग 10⁻⁻10 मीटर होता है। किसका? एटम का, यानी द डायमीटर ऑफ एटम इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर, पावर माइनस में, समझ पा रहे हो। और नाभिक, यानी जो नाभिक अभी पढ़ा था, ये न्यूक्लियस, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट 10⁻⁻15, यानी कि नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं लास्ट की दोनों, वैसे तो तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है, एक फर्स्ट पॉइंट से अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो ये थे रदरफोर्ड के रिजल्ट, यानी कि जो उसने प्रैक्टिकल किया उसके निष्कर्ष है, ठीक है। हाँ, अब अपन क्या पढ़ेंगे आपको पता है, रदरफोर्ड का मॉडल ही पढ़ेंगे, रदरफोर्ड का प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का निम्नलिखित मॉडल प्रस्तुत किया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा रदरफोर्ड का मॉडल क्या था। अगर रदरफोर्ड का मॉडल पूछे ना, ओनली फॉर मॉडल, समझ पा रहे हो, देखो ना तो रिजल्ट पूछे, निष्कर्ष नहीं पूछे, या फिर उसने क्या क्या लिया था, स्टार्टिंग में जो बेस तैयार किया था वो ना पूछे, सीधा ये मॉडल की बात करें, रदरफोर्ड का मॉडल प्रस्तुत जो किया था वो समझाइए। तो 3 पॉइंट और डायग्राम आपको बनाना है, वो चीज़ मैं लिखवा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझो, इतना शानदार तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। दूसरी बात, दोनों लैंग्वेज में बहुत बेनिफिट है आपके, इसलिए समझते रहो। पहला पॉइंट कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश द्रव्यमान उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है, ये बात रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कही, यानी कि द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये बीच में जो प्लस बना के नाभिक लिखा है मैंने, ये यानी कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस, इसमें इसका पूरा का पूरा जो होता है संपूर्ण धनावेश का द्रव्यमान यानी कि मास, वो इस नाभिक में या फिर न्यूक्लियस के अंदर रहता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी बात, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, मतलब कि खाली होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, रिक्त होता है, जिसमें चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में, देख लो पहले सर्कुलर पाथ बनाते हैं, वर्ताकार पथों में तीव्र गति से घूमते हैं, बहुत तेजी से घूमते हैं ये चारों इलेक्ट्रॉन, आपको नजर भी आ रहे होंगे डायग्राम के अंदर, ठीक है। यानी कि और इन वर्ताकार पथों को अपन ऑर्बिट या फिर कक्षा कहते हैं, ठीक है, ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। वापस समझ लो कि एक परमाणु का अधिकांश भाग तो खाली होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों होते हैं, बीच में गैप, बीच में खाली है, रिक्त है ना बीच में से, लेकिन चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, काफी स्पीड में चक्कर काटेंगे, इनको अपन कहेंगे ऑर्बिट या कक्षा, ठीक है। यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी इन विच इलेक्ट्रॉन मूव विथ हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ, दीज सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, वो क्या कहलाते हैं? ऑर्बिट्स या फिर कक्षा कहलाते हैं। तीसरा पॉइंट है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब इसमें करंट नहीं आता, ये न्यूट्रल होता है लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी में। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः निश्चित रूप से यानी कि पक्का है, कंफर्म दैट, कि निश्चित रूप से परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही संख्या में नाभिक में प्रोटॉन भी उपस्थित होते हैं। समझ पा रहे हो? कहने का मतलब है एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब उदासीन होते हैं। सो इट इज कंफर्म दैट as many electrons are there in an atom,
एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। समझ पा रहे हो? उतने ही होंगे क्योंकि इसमें लाइट तो होती नहीं है, करंट तो होता नहीं है, कोई आयंस तो होता नहीं है, इसलिए क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संख्या में नाभिक में प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट भी अलग से पूछा जा सकता है। और एक मैंने लिखवाया है नोट, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। अगर नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, सिंगल मार्क्स पूरे साइंस में नहीं कटना आपका, ठीक है। कहने का मतलब ये है, नोट क्या है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल सौर मॉडल का प्रतिरूप माना जाता है, उसकी कॉपी माना जाता है। प्रतिरूप का मतलब उस जैसा माना जाता है, सौर मॉडल जैसा, ठीक है। आपको इतना सा ही बस लर्न करना, सौर मॉडल पे जाना नहीं है, उतना आपका लेवल नहीं है, बस इतना सा अलग से एक लर्न करके चले जाना। यानी कि एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड कैन बी कंसिडर्ड एज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का एक प्रतिरूप है जो परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, वो। इतना करने के बाद अब एक लास्ट टॉपिक बचता है रदरफोर्ड के मॉडल का, और वो बचता है, देखो कोई भी साइंटिस्ट हो वो कुछ ना कुछ कमियां छोड़ जाता है, तभी तो कुछ नया मॉडल आता है, फिर नया साइंटिस्ट आता है। तो रदरफोर्ड की भी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स या कमियां, कुछ ही बोल दो, उनकी मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स या 1 मार्क्स में आ सकता है। 2 कमियां इनकी आपकी कोर्स में है, वो ये हैं कि आपने देखा होगा कहीं पर भी उसने ये बात परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका हो, ठीक है। यानी कि जो स्टेबिलिटी है परमाणु की, एटम की, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, यानी कि परमाणु कहाँ पर आएगा ये बिल्कुल भी नहीं बता पाया। अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया, लेकिन परमाणु का स्थायित्व या फिर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एन एटम, वो नहीं बता पाया, ये कमी थी। दूसरी, परमाणु की इलेक्ट्रॉन संरचना को स्पष्ट नहीं कर पाया, यानी कि जो परमाणु का जो एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है वो नहीं बता पाया, यानी कि इट कुड नॉट मेक क्लियर द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एक साफ या समझने के लिए स्पष्ट नहीं कर पाया कि परमाणु का स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन की संरचना, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसी होगी, ये नहीं बता पाया। इस तरीके से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए रदरफोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आपका नहीं रहना, अगर आपने नोट्स सब कुछ बना लिए तो 100% इसके बाहर कुछ नहीं जाना। एक क्वेश्चन आपकी ओरिजिनल बुक के पीछे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 29, वो ये है कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का वर्णन करें, यानी कि डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसके साथ ही इस प्रयोग का परिणाम लिखें तथा निकाले गए निष्कर्ष को भी लिखें, यानी कि आपको एक्सप्लेन रिजल्ट एंड कंक्लूजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। दोनों मैंने आपको लिखवा दी, कंक्लूजन भी लिखवा दिए, जो रिजल्ट भी हम लिखवा दिए, वो दोनों बातें लिख सकते हो। मॉडल की बात करें जो अभी इससे जस्ट पहले 3 बातें लिखी थी मॉडल की, वो भी आप लिख सकते हो। तो ये बड़ा क्वेश्चन निबंधात्मक लॉन्ग ऐसे टाइप क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 29, तो उसका आंसर भी आप ये पूरा लिख सकते हो। 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन लिखना चाहो तो आज का पूरा वीडियो आपको एग्जाम में लिख के आना है 4 मार्क्स के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट सा मॉडल था रदरफोर्ड, वो अपन ने आज कंप्लीट कर लिया। ओके।